अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना दोस्त हाफिज़ रिज़वान अपने चैनल टिप्स 92 से आपको खुशामदीद कहता है। जी, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये हज के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, और ये वो सवाल हैं जो कि हज मावनीन के पेपर के अंदर आ चुके हैं। तो इनमें से उम्मीद है कि कुछ सवाल आ भी सकते हैं, रिपीट भी हो सकते हैं, और आप लोगों को अंदाज़ा भी हो सकता है ये इससे कि आप किस तरह की तैयारी करेंगे, पेपर किस तरह का आता है। हज के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, हज मेडिकल मिशन वालों के भी क्योंकि ये पोर्शन आना है, तो 30 मार्क्स का वो पोर्शन है। तो डेफिनेटली चीज़ें वही हैं। इसके अंदर कुछ हज उम्रा एक्ट के सवाल थे, हज पॉलिसी के कुछ सवाल थे, तो मे भी वो क्वेश्चन आपके रिलेटेड ना हो, लेकिन ये मैं पूरा पेपर जो है वो विद आंसर आपके सामने रखता हूँ। ये आज से मुतल्लिक़ा जो सवाल हैं, ये 48 मार्क्स थे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि एन एक्सटेंशन ऑफ द डेज़ कैन बी गिवन टू द वेलफेयर स्टाफ। वेलफेयर स्टाफ जो है उसमें पैरामेडिकल और नॉन पैरामेडिकल दोनों आ जाते हैं, यानी हज मिशन वाले भी और मुआवनीन भी। तो वो कहता है जी इनका मैक्सिमम जो टाइम होता है ना, ये भी याद रखें कि 45 डेज़ का इनका मैक्सिमम टाइम होता है वेलफेयर स्टाफ का सऊदी अरब के अंदर स्टे का। इससे ज़्यादा इनको परमिशन नहीं होती। तो सवाल में उसने पूछा है कि कितने दिन की एक्सटेंशन दी जा सकती है। तो इसका आंसर था, 4 ऑप्शन थे कि 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, या पहला आंसर था कि इनको एक्सटेंशन नहीं मिलती सिवाय कोई स्पेशल केस हो। तो ये आंसर था जी कि इनको परमिशन नहीं मिलती सिवाय किसी स्पेशल केस के। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि टू फैसिलिटेट द हुज्जाज एज़ पर सऊदी तलीमात वेलफेयर स्टाफ विल बी डिप्यूटेड एज इन KSA एट रेशो ऑफ 1:। ये हज मावनीन की रेशो है, ये याद रखिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, हज मावनीन की जो रेशो है वो है 1/100, यानी 100 हुज्जाज पे एक माविन। और जो हैं पैरामेडिकल और डॉक्टर, यानी जो मेडिकल मिशन के लोग हैं, उनकी जो रेशो है वो है 1000 हुज्जाज पे 2 पैरामेडिक्स होंगे। पी को मैं पैरामेडिक को P से लिख रहा हूँ और डॉक्टर को D से लिख रहा हूँ। एक डॉक्टर होगा और 2 पैरामेडिक्स होंगे। ये जो है वो रखी गई है रेशो हज मिशन वालों के लिए। तो ये याद रख लीजिएगा, आपका क्वेश्चन ये बन सकता है और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद है OPAP। OPAP क्या है जी? ऑफिस ऑफ द पिलग्रम्स अफेयर पाकिस्तान, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पिलग्रम। तो ये मिलते जुलते ऑप्शंस होते हैं, इसलिए ध्यान से जो है ना कुछ छोटा छोटा डिफरेंस होता है। तो इसका जो एग्जैक्ट है एब्रीवेशन ये है, किसका एब्रीवेशन है? ये है जी ऑफिस ऑफ द पिलग्रम्स अफेयर्स पाकिस्तान, ये इसका एब्रीवेशन है। उसके बाद आते हैं 20 पे। हज 2025 के लिए उसने कहा हुआ है जी पाकिस्तान का कितना कोटा है, सॉरी टोटल कोटे को किस तरह डिवाइड किया गया है अमंग बिटवीन द प्राइवेट हज स्कीम और गवर्नमेंट हज स्कीम। तो वो है जी 50-50। अब टोटल कोटा जो है वो पाकिस्तान का वो है 1,79,210, 1,79,210। ये पाकिस्तान का टोटल कोटा है, ठीक है। और इसको आप 50% कर लें, 50% गवर्नमेंट के पास है और 50% जो है वो प्राइवेट हज स्कीम को दिया गया। तो ये तादाद भी पूछी जा सकती है और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो कहता है जी हज पॉलिसी, ये क्वेश्चन भी अहम है कि हज पॉलिसी में जो मिनिमम एज रखी गई है हाजियों की, हाजी के लिए, वो है जी 12 साल। 12 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं जा सकते। हाँ, मैक्सिमम एज लिमिट कोई नहीं है, इस पर बड़ी बातें होती रही हैं मामले के टेस्ट से पहले। तो मैक्सिमम एज कोई नहीं है, मिनिमम है। उसके बाद आते हैं जी 22। ये हज पॉलिसी का क्वेश्चन था ये भी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? और ये क्वेश्चन भी इस तरह नेगेटिव स्टेटमेंट बना के वो दिया हुआ उसने कि कितने वो जो महरम के बग़ैर ख़वातीन के जाने से मतलब ये सवाल है। वो कहता है जी बताएं ख़वातीन किस के लिए कंडीशन क्या है जाने में बग़ैर महरम के। तो यहाँ पे उसने अगेंस्ट पूछी थी कि कौन सी ऑप्शन इसमें शामिल नहीं है। तो ये पहले आप ये याद रख लें कि 3 कंडीशंस हैं अगर ख़वातीन बग़ैर महरम के जाना चाहती हैं। तो उसके लिए इस हज पॉलिसी के अंदर, बल्कि लास्ट ईयर हज पॉलिसी के अंदर उन्होंने कुछ चेंजिंग की थी कि ये 3 ऑप्शन हैं
1, 2 और 3, ये 3 शराइत हैं कि ख़वातीन को एक एफिडेविट देना होगा, फिर उनको जो है वो बताना होगा कि जनाब मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, मैं जा सकती हूँ। और तीसरा कि वो एक रिलायबल फ़ीमेल ग्रुप के अंदर उनको रहना पड़ेगा। तो ये 3 कंडीशंस हैं। यहाँ पे उसने पूछा था कि वुमेन शुड बी अकम्पनीड बाय महरम, यानी महरम का होना लाजिम है। तो ये फ़ाल्स स्टेटमेंट थी अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, लिहाजा ये 3 ऑप्शन तो नहीं हो सकते थे, लिहाजा ये फ़ाल्स ही उसने पूछा हुआ था, तो ये ही आंसर हो जाएगा। नेगेटिव स्टेटमेंट वो होती है कि जिसमें 3 जवाब सही होते हैं, एक गलत होता है। तो जो गलत होता है ना वो सही होता है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। अब हार्डशिप स्पॉन्सरशिप डजंट अकोमोडेट, ये ना एक हार्डशिप कोटा रखा हुआ है गवर्नमेंट ने। हार्डशिप कोटा बेसिकली क्या होता है कि अब चूँकि इस दफ़ा तो गवर्नमेंट की एप्लीकेशन ही पूरी नहीं हुई थी, फिर बाद में जिसने भी एप्लीकेशन दी सारे के सारे एलिजिबल हो गए। तो लेकिन अगर एप्लीकेशन ज़्यादा हो जाए तो फिर बेल्टिंग होती है, यानी कुरानदाजी होती है। तो कुरानदाजी में ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पर एक खावंद और बीवी दोनों ने दी हुई है एप्लीकेशन, तो या बहन भाई ने दी हुई है या खाला भांजा, इस तरह यानी जो महरम रिश्ते हैं। अब एक हो गया, एक रह गया, एक की एप्लीकेशन रह गई, तो फिर उसको हार्डशिप कोटे पे अलाउ कर दिया जाता है। इस तरह अगर कोई डिसेबल बंदा है, उसके साथ कोई अटेंडेंट जाना चाहता है, उसकी एप्लीकेशन अगर बेल्टिंग में उसका नाम नहीं आता तो उसके लिए हार्डशिप कोटा होता है। तो यहाँ पे उसने पूछा था कि कौन सी जो एक जवाब है वो हार्डशिप कोटे के अंडर नहीं आता, तो वो था कि पीपल विद लो इनकम, इनका सेपरेट कोटा होता है 1 से 9 स्केल के लोगों के लिए। तो ये कोई 300 के करीब सीटें रखी गई थी इस दफ़ा, लेकिन ये हार्डशिप कोटे में नहीं आती, बाकी सारी हार्डशिप कोटे में आती हैं। तो इसलिए ये भी सवाल आ सकता है आप हज मिशन वालों के पेपर में कि बताएं जी हार्डशिप कोटे के अंदर कौन सी चीज़ शामिल है। अब वो हो सकता है वो चीज़ शामिल कर दे, एक होगी बाकी 3 नहीं होंगी, ये नेगेटिव स्टेटमेंट थी, वो पॉजिटिव हो सकती है। उसके बाद है जी व्हाट फंक्शंस डज द एपेलेट कमेटी। बेसिकली एपेलेट कमेटी क्या है जी, मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दूं। ये इस वीडियो के अंदर आपको मैं सारी डिटेल बताता जाता हूँ, काफ़ी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। एपेलेट कमेटी क्या है, बेसिकली होता ये है कि एक HGO यानी हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र जो प्राइवेट हज करवाते हैं प्राइवेट स्कीम के तहत, अब इनके अगेंस्ट अगर किसी को कोई कंप्लेन है ना, हाजी को वो कंप्लेन करता है, उसके लिए होती है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CDC, कंप्लेंट डिस्पोजल कमेटी। ठीक है, तो इस कमेटी के सामने आके हाजी जो होता है, एक हाजी या उसको पिलग्रम बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन मैं हाजी ही लिख देता हूँ, हाजी, एक हाजी कंप्लेन करता है इसको कि जनाब मुझे इस हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र से कंप्लेन है। तो वो फिर क्या करते हैं, उन दोनों की सुनवाई करते हैं और फैसला दे देते हैं। अब इन केस फैसला चला जाता है हज ग्रुप के अगेंस्ट, तो इनको वो सज़ा दे दी जाती है। सज़ा क्या होता है उसके भी आगे क्वेश्चन आएगा। सज़ा ये होती है कि इसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया जाता है या टेम्परेरी तौर पर परमानेंट वो सस्पेंड कर दिया जाता है या परमानेंटली उसको बैन कर दिया जाता है, कोई भी सज़ा हो सकती है। अब इस हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र को अगर कोई सज़ा मिलती है, अगर सज़ा मिलती है तो वो सज़ा के अगेंस्ट ये जो हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र है ये इस कमेटी पे जाके अपील करता है। 30 दिन का इसके पास टाइम होता है, ये इस कमेटी में अपील करता है। अपील करने पे वो कमेटी क्या करती है, बेसिकली आप उसने पूछा था इस कमेटी का फंक्शन क्या है, तो कमेटी का फंक्शन ये है कि टू रिव्यू एंड मेक द रूलिंग। जब आपको स्टेटमेंट समझ आ गई अब आप आसानी से जवाब बता सकते हैं कि जनाब रिव्यू करना है और मेक रूलिंग्स ऑन अपील फ्रॉम द कंप्लेंट डिस्पोजल कमेटी। जो कंप्लेंट डिस्पोजल कमेटी ने एक फ़ैसला दिया था उसके ख़िलाफ़ ये रिव्यू कर सकते हैं। ये हो गया जी 25। यहाँ पे वो कहता है व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंस इफ़ एन HGO वायलेट द, ये वही बात जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर एक HGO जो है यानी हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र जो है वो वायलेट करता है किसी कंडीशन की, तो फिर उसको क्या सज़ा दी जा सकती है। तो जनाब ये उसके लिए सज़ा है कि दे मे फेस सस्पेंशन और रिसेशन आफ्टर प्रॉपर हेयरिंग। प्रॉपर हेयरिंग के बाद उनकी वो लाइसेंस जो है उन पे पाबंदी लग सकती है या आर्जी तौर पर उसको, या पक्की हमेशा हमेशा के लिए, दोनों ऑप्शन होते हैं। 26 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट विद इन द स्कोप ऑफ द डिवीजन्स कंसर्न अंडर हज एक्ट। ये हज एक्ट का सवाल था। वो कहता है जी ये जो डिवीज़न है यानी पार्लियामेंट के अंदर ना एक डिवीजन्स होती है, एक तो मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री का डिवीजन्स होती हैं। तो बेसिकली हज एक्ट किस चीज़ का नाम है, इसके तहत
जो प्राइवेट हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको लाइसेंस दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब 3 ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि इस कमेटी का काम है। एक वो है जो इसका काम नहीं है, वो बताना है। लाइसेंस इशू करना उसका काम है, रिन्यू करना उसका काम है, सस्पेंड करना या रीसेंडिंग लाइसेंस ये उसके काम है। तीसरा ये जो सी ऑप्शन है सस्पेंड सुपरवाइजिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स, तो ये इसका काम नहीं है, लिहाजा ये जवाब सही हो जाएगा। और ये जवाब जो मैंने लगाए हुए हैं ना ये अल्हम्दुलिल्लाह एक्यूरेट है। फिर भी अगर किसी को लगे तो वो बता सकता है कमेंट में। और ये पेपर आपको पीडीएफ में चाहिए तो वो भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, बता दीजिएगा, मैं इसका ड्राइव का लिंक आपको दे दूँगा। उसके बाद है जी व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द हज ऑपरेशन फंड। हज ऑपरेशन फ़ंड का प्राइमरी पर्पस क्या है। अब सोच रहे होंगे ये क्रॉस क्यों लगा हुआ है। ये क्रॉस इसलिए लगा कि ये सवाल मेरा गलत हुआ था। ठीक है, मैंने इसका जवाब लगाया था ये वाला ए, लेकिन ये नहीं है इसका ऑप्शन। ये ज़रा क्लियर कर लीजिएगा, गलती ना हो जाए आप लोगों से कि ये वाला जो ऑप्शन है ये इसका जवाब नहीं है। ये मैंने पहले मैंने जब टेस्ट अटैम्प्ट किया ना खुद, तब मैंने ए लगाया, लेकिन ये इसका जवाब सही नहीं है। सही इसका जवाब ये वाला है सी। ठीक है, मैनेजिंग एंड ओवरसीइंग द हज ऑपरेशंस बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ये हज फंड का काम, बेसिकली हज फंड जो है वो इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये याद रख लीजिएगा। अब 28 हु इज़ टिपिकली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर अप्रूविंग द बिल्स। बिल्स को अप्रूव करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन सी है, वो है जी फेडरल गवर्नमेंट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मेडिकल ऑफिस। ये मेडिकल मिशन वालों के लिए भी सवाल ये बन जाता है कि जी बताएं कौन सी अथॉरिटी जो है वो कॉम्पिटेंट है जो कि अलाउ करती है आपको मेडिकल ऑफिस बनाने के लिए। तो वो है जी मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ सऊदी अरब की। तो वहाँ से आप परमिट लेंगे, तो मतलब गवर्नमेंट लेगी परमिट, तो आपको अलाउ कर देंगे। उसके बाद 30 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू रिगार्डिंग द अप्रूवल ऑफ द कोटा। तो कोटे को कोई अप्रूवल के लिए कौन सी बात जो है वो ठीक है, तो उसके लिए ये है जी कोटा पिलग्रम कोटा आर अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हज विदाउट एनी कंडीशन। नई कंडीशन के बगैर नहीं होता, बल्कि सी ऑप्शन है द कोटा इज़ अप्रूव्ड थ्रू एन एग्रीमेंट बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा एंड रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ इन द पिलग्रम्स कंट्री। यानी सऊदी अरब की एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा, जो सारे सऊदी अरब के अंदर हज उमरा के मामलात को देखती है वो, और मुतलका जो मुल्क होता है बाकी लाइक पाकिस्तान, तो इसके जो हज से रिलेटेड अथॉरिटीज़ हैं वो सारे इनके दरमियान एग्रीमेंट होता है कि आपका इतना कोटा है। उसके बाद है जी 2023 का ये एक्ट का एक सवाल था, इस पर मुझे थोड़ा सा डाउट था, इसलिए मैंने इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, लेकिन मेरे मुताबिक इसका सवाल ये बनता है। उसने पूछा हुआ है जी कैन द फेडरल गवर्नमेंट बी हेल्ड लाइबल फॉर द एक्शंस टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफिसर एक्टिंग इन गुड फेथ। तो इसका आंसर है यस, फेडरल गवर्नमेंट कैन बी हेल्ड लाइबल। ये मेरे मुताबिक है। इस सवाल का ये एक ही सवाल है जो डाउटफुल है, मेरे इसका जवाब मुझे नहीं मिला, मैंने बहुत सर्च किया था। 32 विच स्टेज कम्स इमीडिएटली आफ्टर द पिलग्रम। अब यहाँ से हज का ख़ास तौर पर जो काम है ना, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट जो आ रहे हैं कि कहता है जी फर्स्ट डे ऑफ जमरात। जमरात को पहले दिन जब 10 की आप रमी करते हैं ना, तो ये मैं थोड़ा सा बता दूँ साथ कि जो रमी करते हैं जमरात, ये फ़र्स्ट डे की उसने बात की है। अब फर्स्ट डे कौन सा मुराद है भला, 10। रमी 3 दिन होती है, ये याद रखें, 10, 11 और 12 जुल्हिज्जा को जो है वो रमी की जाती है। अब 10 जुल्हिज्जा को सिर्फ़ और सिर्फ जो बड़ा शैतान है ना, जमरा उकबा जो है, सिर्फ उसको मारी जाती हैं कंकरियाँ। 7 कंकरियाँ मारी जाती हैं पहले दिन। दूसरे और तीसरे दिन फिर 21 कंकरियाँ जो हैं, यानी तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारी जाती हैं। तो सवाल के अंदर अब उसने पूछा हुआ है कि जी बताएं सवाल के सवाल के अंदर उसने पूछा हुआ है कि जी बताएं कौन सी स्टेज आती है जमरात के बाद, पहले दिन कंकरियाँ मारने के बाद। तो पहले दिन कंकरियाँ मारने के बाद जो स्टेज आती है वो आती है कि पिलग्रम्स जो हैं वो डिस्पैच नहीं निकलते हैं टू स्लॉटर हाउस इन द मीना, यानी वो मीना में कुर्बानी के लिए जाते हैं। तो ये इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिस पे हज की पूरी तफसील जो है वो देंगे। अभी चूँकि ये पेपर है तो मैंने सिंपल का फिर भी कुछ चीज़ें बता दी हैं। उसके बाद 33 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रोहिबिटेड
फॉर पिलग्रम्स ड्यूरिंग हज अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस। हाजियों के लिए कौन सी चीज़ जो सऊदी अरब ने मना की हुई है, किस चीज़ पे पाबंदी है? गैदरिंग कलेक्टिव सप्लीकेशन इन द ग्रैंड मॉस्क, या टेकिंग फोटोग्राफ इन द हॉली साइट्स फॉर पर्सनल मेमोरीज, और इंगेजिंग इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ या सेक्टेरियन एक्टिविटीज़, डिस्ट्रीब्यूटिंग एजुकेशनल मटेरियल अबाउट हज रिचुअल्स। तो इनमें से ये जो सी है यानी किसी किस्म की सेक्टेरियन यानी तफरकाबाजी वाली बातें या सियासी गुफ्तगू या सियासी स्लोगन, उनके बिल्कुल जो है ना वो पाबंदी लगाई हुई है। अगर ऐसा करेंगे तो परमानेंटली आप सऊदी अरब में बैन भी हो सकते हैं सऊदी अरब के लिए। उसके बाद है जी, द अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजिंग द अराइवल पिलग्रम्स फ्रॉम अब्रॉड शुड एक्ट विद इन द 48 आवर्स इन द इवेंट ऑफ द पिलग्रम्स डेथ और बर्थ। अगर किसी हाजी की वफ़ात हो जाती है या कोई बच्चा वहाँ पे पैदा हो जाता है तो उसके लिए अथॉरिटीज़ की क्या ज़िम्मेदारी है? तो वो ज़िम्मेदारी उनकी ये है कि उसने कहा जी लोकल अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करेंगे या मिनिस्ट्री ऑफ हज या नुबरा को बताएंगे या डेथ बर्थ सर्टिफिकेट देंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे सऊदी कंसुलेट से। नहीं, इस सब में से जो बेस्ट ऑप्शन है और सही ऑप्शन है वो है सी। तो ये इन्होंने बताया हुआ है, सऊदी तालीमात एक डॉक्यूमेंट है जिसमें पूरी इन्होंने हज के लिए कंडीशन सारी बताई हुई हैं। उसमें उन्होंने बताया है कि जी जब बच्चा वहाँ पे पैदा होगा या किसी की डेथ होती है तो ये ज़िम्मेदारी है सऊदी अरब गवर्नमेंट की कि वो 48 घंटों के अंदर अंदर उस बंदे का डेथ सर्टिफिकेट इशू करेंगे। अगर बर्थ है तो बर्थ सर्टिफिकेट। 35 विच अथॉरिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ द पिलग्रम। तो जनाब जो सेफ्टी है हुज्जाज की उसके लिए जो ज़िम्मेदार है वो हेल्थ नहीं है और पिलग्रम अफेयर ऑफिस भी नहीं होता, हज मैनेजमेंट बोर्ड भी नहीं होता। तो सऊदी सिविल डिफेंस का जो इदारा है ये सेफ्टी के लिए काम करता है और एम्बुलेंस सर्विसेज रेड क्रिसेंट देता है जिसको हम हलाल अहमर बोलते हैं। ये चीज़ें याद रख लीजिएगा। उसके बाद व्हाट इज़ द अरेबिक टर्म रेलवे स्टेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आई थिंक मे बी कि इसमें मेडिकल मिशन में आते हैं कि नहीं, लेकिन उसके अंदर तो बाकायदा अरबी लैंग्वेज का एक पोर्शन था मावनीन में। तो रेलवे स्टेशन को कहते हैं जी मेहतातुन। ठीक है, महतातुन, यहाँ पे अगर इंग्लिश के हिसाब से देखें तो महतातुन। हाउ मैनी आवर्स इन एडवांस शुड द नोटिस फॉर बसेस टू मदीना। यानी मदीने में जब हाजियों ने जाना है तो कितने घंटे पहले उनको नोटिस दिया जाएगा? 18 से 24 घंटे पहले कि जी इस वक्त आपने जाना है। वेयर इज़ द मेन कंट्रोल ऑफिस। तो ये जो MCO है ना, ये बड़ा अहम सवाल है और ये आ जाना है पेपर में। ठीक है, अब मैं कोई NTS में नहीं बैठा भाई, ना आए तो फिर कहें जी आपने तो कहा था आ जाना। मैं एक अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इसके रिलेटेड MCO से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाना। तो MCO से मुराद मेन कंट्रोल ऑफिस, ये पाकिस्तान का सारी जो एग्जीबिशन है उसको ये हैंडल कर रहा होता है मेन। तो ये मक्का में होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये हो गया जी हमारे 38 क्वेश्चन। 39 है, इन केस ऑफ द वायलेशन ऑफ द मिसकंडक्ट बाय हज असिस्टेंट टू होम विल द सेक्टर इंचार्ज रिपोर्ट। अब एक सेक्टर इंचार्ज होता है, वहाँ पे जाके ना इन्होंने कुछ सेक्टर्स के में डिवाइड किया होता है सारी बिल्डिंग्स को। फिर एक बिल्डिंग के अंदर, एक सेक्टर के अंदर तकरीबन कुछ बिल्डिंग्स होती हैं, उन बिल्डिंग के अंदर फिर सेपरेट इंचार्ज होते हैं। तो वो कहता है जी अगर कहीं हज असिस्टेंट जो है वो कहाँ किसको इन्फॉर्म करेगा अगर सेक्टर इंचार्ज कोई वायलेशन कर रहा है, तो वो कोई भी रिपोर्ट उसने देनी है तो वो मेन ऑफिस में यानी MCO में जाके, मेन कंट्रोल ऑफिस में जाके अपनी रिपोर्ट करेगा, उसकी कंप्लेन करेगा। 40 क्वेश्चन जो है कि हतीम की शक्ल क्या है, हतीम की शेप क्या है। तो हतीम किसको कहते हैं? काबा मुअज़्ज़मा जो है उसके बाहर वाली साइड पे मिज़ाब रहमत के नीचे एक हाफ सर्कल, आधे सर्कल की एक शेप का दायरा बना हुआ है, आधा दायरा, उसको हतीम बोला जाता है। तो कहा जाता है कि ये जो हतीम है ये काबा मुअज़्ज़मा का हिस्सा है और जिसने हतीम में नफल अदा की है, नमाज़ पढ़ी, वो ऐसे ही है जैसे उसने काबा शरीफ के अंदर नमाज़ पढ़ी। तो ये हाफ सर्कल शेप है जी। उसके बाद व्हाट डज़ यौम तरवीहा रेफ़र टू। यौम तरवीहा किसको कहते हैं? तो इस पे इंशाल्लाह बाकी चीज़ इसके ऐसी टर्म्स बहुत सी हैं जैसे यौम तरवीहा, यौम नहर, यौम तशरीक, रमल, इस्तिबा, इन चीज़ों पे इंशाल्लाह हम एक वीडियो बनाएंगे। वैसे कुछ मेरी वीडियो टिप्स 92 पे पड़ी हैं, आप वहाँ से इसको देख भी सकते हैं। तो यौम तरवीहा किसको कहते हैं? ये वो दिन होता है 8 ज़िलहिज्जा का जिस दिन जाके हाजी वहाँ मक्का से निकलते हैं। कुछ 7 को निकल आते हैं लेकिन आम तौर पर 8 को निकलते हैं। तो 8 वाले दिन आके मिना में तैयारी करते हैं हज की। 9 से फिर हज जो है यौम अरफा यानी 8 ज़िलहिज्जा से कह लें कि हज का जो सीज़न है, हज के दिन है, वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो दिन द डे व्हेन पिलग्रिम्स ट्रैवल टू मिना, जब वो मिना में जाते हैं प्रिपेयर फॉर द हज।
अब देखें ऊपर जो ऑप्शन है ना, द डे ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस, तो ये किस दिन होता है? इसको यौम नहर बोलते हैं। द डे ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस यानी जानवर कुर्बान करते हैं, वो यौम नहर कहलाता है। डे ऑफ स्टैंडिंग एट अरफात, अरफात में रुकना, इसको यौम अरफा बोलते हैं, ये 9 ज़िलहिज्जा होता है। द डे ऑफ स्टोनिंग द जमरात, तो रमी जमरात करते हैं जो, वो 10, 11, 12 या 3 दिन होते हैं। तो ये जो दिन है यौम तरवीहा, ये एक दिन है और ये 8 ज़िलहिज्जा का होता है। उसके बाद 42, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज़ नॉट फ़र्ज़ इन हज, हज के 3 फ़र्ज़ हैं। सबसे पहला फ़र्ज़ क्या है जी, बताएं, आपको पता होगा उम्मीद है। पहला फ़र्ज़ है एहराम, वेरी गुड, ठीक है। दूसरा फ़र्ज़, शाबाश, दूसरा फ़र्ज़ है यौम अरफा यानी 9 ज़िलहिज्जा को मैदान अरफात में रुकना। और तीसरा फ़र्ज़ वो है तवाफ़ ज़ियारत। तो ये जहाँ पे 3 उसने फ़र्ज़ दिए हुए हैं और एक ऐसा दिया जो फ़र्ज़ नहीं है, तो ये गलती से पहले ए करेक्ट हुआ, लेकिन मैंने वैसे पेपर में सही किया था। यहाँ पे जब कर रहा था मैं हाईलाइट तो वो गलती से ए हो गया। तो ए वाला जो है ये वाला नहीं है, ये याद रख लीजिएगा। ये वाला जो है ये नहीं है जवाब, ये वाला सही जवाब। तो ये सही आंसर है वो एनिमल सेक्रीफाइस, यानी ये वाजिब है जानवर की कुर्बानी करना। हज के फ़र्ज़, हज के वाजिबात, ये चीज़ें आप पक्का कर लीजिएगा, इनमें से सवाल आना ही आना है। व्हाट इज़ द मीन बाय मिकात, मिकात का मतलब क्या है जी? मिकात का मतलब होता है जहाँ से हाजी अहराम बांधते हैं। तो द डेजिग्नेटेड बाउंड्री ऑफ और पॉइंट वेयर पिलग्रम मस्ट एज्यूम एहराम फॉर हज और उम्रा। हज उम्रा अगर करना है तो उसके लिए अहराम बांधने का जो मुकाम होता है मक्का की हदूद से बाहर, हरम की हदूद से आगे, तो जहाँ से हरम की हदूद स्टार्ट होती है उसको मिकात बोला जाता है। उसके बाद है 44, एज़ पर पॉलिसी ऑफ आप पिलग्रम इज़ अलाउड टू परफॉर्म इबादा इन रियाजुल जन्ना। तो रियाजुल जन्ना में अगर आपने इबादत करनी है तो आपको पहले जो नुस्क ऐप है ये याद रखिएगा। रियाजुल जन्ना में उसके दाखिले के लिए आपको नुस्क ऐप का इंट्रोडक्शन यानी नुस्क ऐप के ज़रिए से आप परमिट लेते हैं, फिर आपको इजाज़त दी जाती है। 45, बिल्डिंग ड्यूटी ऑफिसर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये चूँकि हज मामनीन से मुतल्लक है तो वैसे मैं बता देता हूँ, लेकिन हज मेडिकल मिशन वालों को इसका सवाल नहीं आएगा, वो उनका यहाँ पे कोई डॉक्टर का या पैरामेडिक्स का कोई हो सकता है ऐसी चीज़ों में। तो डिस्पैचिंग अनडिफाइंड गुड्स, अगर आपको कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो कि गैर या किसी की गुम हुई है या, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसको वो लॉस्ट एंड फाउंड सेल को रिपोर्ट करेंगे, वहाँ पे पहुँचा देंगे और हाजी फिर वहाँ से जाके ले लेते हैं या मुतल्लिका हाजी तक वो पहुँचा दी जाती है। उसके बाद है देयर इज़ अ डिस्टेंस, जी ये वो सवाल है जिन पे बड़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, जो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ना मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा की वेबसाइट पे भी पड़ी है इसकी लेटेस्ट प्रेजेंटेशन, ठीक है। जो हज 2025 की ट्रेनिंग्स हो रही हैं ना, उस ट्रेनिंग के अंदर जो प्रेजेंटेशन इस्तेमाल हो रही है, उस प्रेजेंटेशन में जो डिस्टेंस दिए हुए हैं आप वो याद रख लें। मिना का मक्का से फ़ासला, मिना का मुज़दलिफ़ा से फ़ासला, मिना का अरफात से, अरफात का मुज़दलिफ़ा से, अरफात का मक्का से, तो ये फ़ासले वहाँ पे उन्होंने एक मैप में दिए हुए हैं, मैप की शक्ल में, तो वहाँ से देख लें। एक सवाल भी इससे में से भी आ जाना है। तो इसका जो सही जवाब था कि मिना का अरफात से कितना फ़ासला है, वो टोटल बनता है 9 किलोमीटर। उसके बाद द डे ऑफ अराइवल एट मिना, ये मैं हम पहले क्वेश्चन एक कर चुके हैं, तो ये बताएं जी कौन सा दिन है? 8 ज़िलहिज्जा का यौम तरवीहा, वेरी गुड, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं। 48 है, हाउ मैनी डेज डज द शॉर्ट हज स्कीम, जो हज पैकेज है ना गवर्नमेंट के, वो 2 हैं, एक लॉन्ग है एक शॉर्ट है। तो शॉर्ट वालों का जो पैकेज है वो 20 से 25 डेज़ का है, लॉन्ग वालों का 35 से 42 डेज़ का है। उसके बाद व्हेन डू द पिलग्रम्स डिपार्ट फॉर अरफात, अरफात के लिए हाजी कब जाते हैं यौम अरफा के लिए, वो उसको 9 ज़िलहिज्जा को बोला जाता है, ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 50 है जी, हाउ मैनी पेबल्स, जी हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन ने भी बड़ी लोगों को बड़ा घुमाया था जब तैयारी कर रहे थे। तो कहता है जी जब आप मुज़दलिफ़ा जाते हैं ना या वकूफ़ मुज़दलिफ़ा करते हैं तो आपने कितनी कंकरियाँ, पेबल्स कहते हैं कंकरियों को, आपने कितनी कंकरियाँ इकट्ठी करनी है? तो कोई कहता था जी 49, अच्छा जो 49 कहते हैं गलत, वो भी नहीं है। कैसे? पहले दिन आपने करनी है 10 ज़िलहिज्जा को 7 मारनी है, फिर 21 और फिर 21, कितनी होगी? 21, 42 और 7 मिला के 49। लेकिन
ऐसा होता है कि सऊदी अरब की रिकमेंडेशन ये है कि आप ऐसा करें, आप अपने हाजियों को ना 50% हाजियों को आप 12 ज़िलहिज्जा से को मिना से जाने दें, 50% को रोक लें। उसकी वजह ये होती है कि तवाफ़ ज़ियारत के लिए रश कम पड़ता है और आसानी से हो जाता है और मसाइल नहीं होते हाजियों के लिए। अब ज़ाहिर बात है लाखों हुज्जाज होते हैं, है ना, 1.5 पौने 2 लाख तो पाकिस्तान का ही है। हर मुल्क, दुनिया के हर मुल्क से आ रहे हैं, सऊदी अरब के अपने लोग भी होते हैं। तो वो अब जो 13 ज़िलहज है, 13 ज़िलहिज्जा जो है उसको अगर एक हाजी जो है वो 12 ज़िलहिज्जा को नहीं निकल पाता ना, नहीं निकलता वो मिना से, 12 की मगरब उसको वहाँ पे हो जाती है, फिर वो रात रुकेगा। 13 ज़िलहिज्जा को ज़वाल के बाद वो रमी करके फिर वो निकलेगा। उसके अलावा पहले नहीं जा सकता, अगर जाएगा तो उसको एकदम पड़ जाएगा, क्योंकि रमी वाजिब है। अब क्या होगा, जब आप 13 को रुक गए हैं तो 13 के लिए आपको फिर 21 कंकरियाँ चाहिए। तो ये 49 थी और ये ज़्यादा ज़रा मिक्सअप हो गया। तो 13 के लिए आपको 21 और चाहिए ना, तो 49 ये थी, 21 ये मिक्स हुई, तो आप बराबर कितनी हो गई, 70। तो इसलिए 70 कंकरियाँ जो हैं वो इकट्ठी की जाती हैं। कई लोग पूछते हैं जी 70 हम क्यों इकट्ठी करते हैं, तो अब मैंने वैसे मेरी टिप्स 92 पे इस पर डिटेल्ड एक शॉर्ट सी वीडियो भी पड़ी हुई है। उसके बाद 51 वैन वकूफ़ एट मुज़दलिफ़ा। जी, इस सवाल में भी लोगों ने बड़ा धोखा खाया। क्यों? उसने पूछा है कि वकूफ़ मुज़दलिफ़ा कब करते हैं। अब वो करते हैं, वकूफ़ मुज़दलिफ़ा बेसिकली क्या होता है, वो जब हाजी अरफ़ात से निकलते हैं, रात मुज़दलिफ़ा में गुजारते हैं, वहाँ से कंकरियाँ उठाते हैं और फिर 10 को रमी करने के लिए चले जाते हैं। अब जो वकूफ़ का टाइम है ना, ये याद रखें, सारी रात रुकना वहाँ पे ज़रूरी नहीं है, लेकिन रात रुकना इसलिए ज़रूरी कहा जाता है कि सुबह जब तुलुए सुबह सादिक यानी फ़जर का जो टाइम होता है ना, जब सहरी का टाइम ख़त्म होता है, तब से लेके सूरज के निकलने तक, तुलुए सुबह सादिक से लेके यानी फ़जर के टाइम के आगाज़ से लेके सूरज के निकलने तक, ये जो रुकना है इसको वकूफ़ मुज़दलिफ़ा कहा जाता है। तो लोग कहते थे, अब लोगों ने इस पे ना फ़जर वाला नहीं लगाया, मेरा ख्याल है बहुत से लोगों ने, तो ये जवाब सही बनता है कि 10 ज़िलहिज्जा को फ़जर की नमाज के बाद आप जब सूरज के निकलने तक रुकते हैं वहाँ पे, इसको वकूफ़ मुज़दलिफ़ा कहते हैं। तो ये टर्म्स थोड़ी सी समझने वाली होती हैं, इन पे तसब्बुर ले लें। 30 मार्क्स हैं हज के, लास्ट टाइम तो सिर्फ 10 थे मेडिकल मिशन वालों के, बल्कि मावनीन के भी 10 थे, और इस दफ़ा 48 थे मावनीन में, और हज मेडिकल वालों के उन्होंने 30 मार्क्स रखे हैं, सबसे ज़्यादा इसी में है। उसके बाद है जी व्हाट इज़ द स्टेटस। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन मैं चाह रहा हूँ इसको मुकम्मल कर दूँ। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द सही। सही क्या है जी, सही वाजिब है। सही किसको कहते हैं, सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ना। विच इज़ द लार्जेस्ट मॉस्क इन मिना। मिना में कौन सी मस्जिद है, मस्जिद खैफ। मस्जिद निवरा कहाँ पे है, ये है मैदान अरफात के अंदर, ठीक है। और मस्जिद आयशा जो है ये एहराम के लिए एक मुकाम है, वहाँ पे है। उसके बाद है जी व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द तवाफ़ विदा। तवाफ़ विदा क्या है, तवाफ़ विदा भी वाजिब है। तो इसलिए मैंने कहा कि वाजिब, देखें अगर किसी को वाजिब आते हों तो कितने सवाल हैं उसके पक्के हैं। फ़र्ज़ आते हों हज के वाजिबात आते हों, वाजिब रह जाए, अभी एक सवाल आएगा मैं उस पर फिर बात करूँगा। अभी इसको चलते हैं आगे। व्हाट इज़ द फिफ्थ डे। जी, 5वां दिन जो है वो कौन सा होता है जी, यहाँ पे भी लोगों कन्फ्यूज़ हुए हैं। 8 को स्टार्ट होते हैं हज के दिन, याद रखें, 8 को स्टार्ट हुए, 8 पहला दिन, 9 दूसरा दिन, 10 तीसरा दिन, 11 चौथा दिन और 12 5वां दिन, और छठा दिन 13 वाला होता है, क्योंकि कुछ हाजी वहाँ पे रुके होते हैं। तो ये 5वां दिन 12 है। पाकिस्तानी हाजी विल रिक्वेस्ट प्रायर परमिशन थ्रू विच ऐप फॉर देयर टर्न इन रियाजुल जन्ना। रियाजुल जन्ना के लिए हम पहले भी बात कर चुके हैं, कौन सी वो ऐप यूज़ होगी, नुस्क ऐप। इन केस ऑफ अराइवल थ्रू जद्दा एयरपोर्ट, जद्दा एयरपोर्ट से अगर आप जाते हैं तो आपका जो मकतब वाले हैं ना, जब हाजी वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे मकतब वाले बैठ होते हैं और एयरपोर्ट पे, तो वो आपसे आपका पासपोर्ट ले लेते हैं, ठीक है। उन्होंने पूछा हुआ जी कौन सी चीज़ वो ले लेते हैं, तो वो आपसे पासपोर्ट ले लेते हैं। पासपोर्ट लेके आपको आपका वो जो रिस्ट बैंड है जो आपने कलाई पे पहनना है और आपका एक हाजी का कार्ड होता है वो दे दिया जाता है। ये हो गया जी 57। 58 व्हाट काइंड ऑफ एक्शन, ये क्वेश्चन है जी जिसकी मैं बात पहले करने लगा था कि व्हाट काइंड ऑफ एक्शन बाय द पिलग्रम इफ अबॉन्डेंट
रिक्वायर्ड पेइंग अ पेनल्टी, उसको दम कहते हैं। कहता है कौन सा काम है जो रह जाए तो दम पड़ जाता है। दम क्या है? एक जानवर की कुर्बानी, ये कह लें हाजी को जुर्माना है, कफ़ारा है। अब इसमें क्या है कि वो कहता है कौन सी चीज़ रह जाए, तो ये याद रखें, अगर वाजिब रह जाए, वाजिब रह जाए यानी किसी ने कुर्बानी नहीं की थी, उसने अपना सर जो है ना वो मुंडवा लिया, अब दरमियान में उसने कुर्बानी करनी थी, कुर्बानी वाजिब थी, सर मुंडवाने से पहले वाजिब उसका रह गया, तो अब वो दोबारा कुर्बानी, अब उसको एक जानवर की कुर्बानी देनी पड़ेगी वो दाम के तौर पे। अब एक बंदे ने कुर्बानी कर ली लेकिन अभी सर नहीं मुंडवाया था, तो हराम खोल दिया। अब सर मुंडवाना वाजिब था, हलक जिसको हम कहते हैं, हलक करवाना तो या कसर करवाना। अब वो हलक या कसर करवाना उसने नहीं करवाया था, हराम खोल दिया, वाजिब छोड़ दिया, अब फिर उसको एक पेनल्टी पड़ गई, यानी एक दम पड़ गया। अब ये नहीं है कि वो बाद में जाके हराम बांधे और फिर जनाब हराम बांध के तो फिर दोबारा से सर मुंडवाए, नहीं, बस सर मुंडवा ले बाद में वैसे, लेकिन हराम अब उसने खोल लिया है तो अब उसको दम पड़ गया। तो ये याद रखें कि वाजिब के रह जाने पर दम जो है वो लाजिम होता है। व्हाट इज़ द मोस्ट ऑब्लिगेटरी पिलर ऑफ द हज, यानी सबसे मेन जो हज है, ये पिलर है, वकूफ़ आज़म भी उसको बोलते हैं, रुकन आज़म हज का, वो कौन सा है? ये गलती से हो गया था मुझसे, ये नहीं है, यहाँ पे टिक करते हुए, ठीक है ना। तो सही जवाब ये है वकूफ़ अरफ़ा, ये मैंने इसलिए इसको डबल किया हुआ है ये ब्लू टिक के साथ। तो वकूफ़ अरफ़ा जो है हज का रुकन आज़म कहलाता है। उसके बाद पिलग्रम शुड बी कॉशियस वाइल क्रॉसिंग रोड्स, ये सवाल मेरा गलत हुआ था इसलिए मैंने क्रॉस लगाया हुआ। तो उन्होंने कहा सऊदी अरब के अंदर जो ट्रैफिक है वो किस तरह चलती है जी, वो राइट हैंड चलती है। मैंने मिस्टेकनली कह लें कि आपको नहीं पता था इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड लगा दिया, लेकिन सही जवाब राइट हैंड है। सऊदी अरब के अंदर ट्रैफिक जो है वो राइट हैंडेड चलती है। 61 है जी, विच ऐप कैन नॉट बी यूज फॉर कॉल इन सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब के अंदर कौन सी ऐप है जो आप कॉल के लिए यूज़ नहीं कर सकते? सऊदी अरब में व्हाट्सएप से कॉल नहीं होती, मैसेज हो जाता है, कॉल नहीं होती, कॉल के लिए आपको ईमो यूज़ करनी पड़ती है। तो ये लैंडलाइन ऐप कोई नहीं है, फेसबुक मैसेंजर इससे कॉल हो जाती है। और अभी लेटेस्ट का तो मुझे वैसे इन्फॉर्म नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप पे तो कन्फर्म है। कीप द मैक्सिमम वेट, तो ये उसने पूछा हुआ जी, विद लगेज विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट अपॉन रिटर्निंग फ्रॉम हज। हैंड कैरी, हाथ वाला जो बैग है उसमें आप कितना ला सकते हैं मवाद, कितने केजी का? वो 7 किलो वाला होता है हैंड कैरी के अंदर। उसके बाद व्हाट डू यू से व्हेन यू आस्क, ये अरबी का एक सवाल था कि आपने किसी से हेल्प मांगनी है तो आप क्या कहेंगे? हल यमकानु का मसादाती, ये है, ठीक है। हल का मतलब होता है क्या अरबी के अंदर? अंता तू, तो ये हल यमकानु का मसादाती, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? तो ये उसका जवाब है। तो एक सवाल रह गया जी, व्हाट डू यू से व्हेन यू आस्क समवन अबाउट मेडिकल स्टोर। आपने, ये भी अरबी का सवाल है कि आपने किसी से पूछना है जी मेडिकल स्टोर कहाँ पे है। मेडिकल स्टोर की जो अरबी होती है वो होती है सैदलिया, तो ये सैदलिया का लफ्ज़ एक ही जगह पे आया हुआ है, इसलिए उरीद अज़हब इला सैदलिया, कि बताएं जी सैदलिया यानी मेडिकल स्टोर कहाँ पे है। तो ये आपके जो हज के क्वेश्चन थे जो हज मामलीन के पेपर में आए हुए हैं, वो सेक्शन पूरा मैंने बताया, और उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी हेल्प आउट करेगा मेडिकल मिशन की तैयारी के लिए। और नेक्स्ट भी जब आप इसके लिए जाएंगे मामलीन वगैरह के लिए, या जो अभी लोग अभी क्वालिफाई नहीं कर सके उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। तो अल्लाह ताला हम आप सबको कामयाब करे, जो खासतौर मेडिकल मिशन वालों को अपने दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए।